हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 20 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, स्वदेश परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का अध्ययन करना है। इस परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक बृहद न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया जाएगा। देखिए, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए स्वदेश परियोजना को विकसित किया है। और जो आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है यानी एनबीआरसी जो है, ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को ये समर्पित है। तो यह परियोजना अल्जाइमर रोग और विभिन्न तंत्रिका संबंधी विकारों को समझने के लिए बहुविध मस्तिष्क अध्ययन में उपयोगी होगी। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, स्वदेश परियोजना, स्वदेश जो है, तो ये परियोजना जो है ये पहला बड़े पैमाने वाला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग श्रेणियों के लिए बड़े डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के साथ भारतीय आबादी हेतु डिजाइन किया गया है। तो यानी यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर आपका पहले का सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। केविन एस्टन, एंडरसन, डेविड फिलो, आर्कडे बोलोज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार केविन एस्टन द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, रंग रोगन विलायक तथा कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के स्रोत हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मैथिलीन ब्लू। रंग रोगन विलायक और कोटिंग निर्माण सामग्री खतरनाक वायु प्रदूषकों, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और कण प्रदूषण जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करती है। ये प्रदूषक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकते हैं जो कर्मचारियों और उनके परिवारों और समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी रंग रोगन विलायक और कोटिंग सामग्री जो है ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्रदूषक के स्रोत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला अवस्थित है बंगलुरु में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा भारत की जो माप मानक प्रयोगशाला है, यानी कि भारत की माप मानक जो प्रयोगशाला है वो भी नई दिल्ली में है। और यह भारत में एसआई इकाइयों के मानकों को बनाए रखता है और वजन और माप के राष्ट्रीय मानकों को कैलिब्रेट करता है। तो यहां पर आपका आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न में से असत्य कथन है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 47% है। वर्ष 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह भास्कर 1 था। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कि स्टोरतम पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है लगभग 47% होता है। भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था और इसका नाम भास्कर 1 नहीं था बल्कि इसका नाम आर्यभट्ट था। तो आपका यहां पर बी वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसका नाम आर्यभट्ट था, ना कि भास्कर 1। डॉक्टरों के द्वारा जो शरीर के अंदरूनी भागों की फोटो लेने के लिए जो इंडोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन सही है कि स्टोरसम पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं। तो आपका डी वाला कथन भी यहां पर सही है। यहां पर आपका केवल बी वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला।
अगला है आपका मैड काऊ रोग का कारक है विषाणु, जीवाणु, प्रायोन्स, कवक। मैड काऊ रोग का कारक प्रायोन्स है और यह गायों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है। यह पशुओं से मनुष्य में दूषित मांस खाने से होता है। प्रायोन्स एक प्रकार के प्रोटीन कण होते हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जंतु दिए गए हैं और सूची 2 में उनमें उनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, वो आपको बताना है। मेढक, देखिए मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, 13 प्रकोष्ठ होते हैं। बंदर के हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और सिमिलरली मनुष्य के हृदय में भी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में जो है 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी आंसर होगा 7वें का बी वाला। 8वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिक सूक्ष्मजीवी मानक इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? स्यूडोमोनास पुटिडा, बैसिलस थूरिनजिएसिस, राइजोबियम मिलिलोटी, ई कोलाई। देखिए ई कोलाई तथा सैक्रोमाइसिस सेर्विसी जीवाणुओं का प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन उत्पादन में किया जाता है। इसके प्लाज्मिड में पैनक्रियाज को बीटा सेल्स की इंसुलिन संश्लेषित करने वाले जीन अभियांत्रिकी द्वारा पहुंचाया जाता है तथा इस प्रकार जैव प्रवर्तित जीवाणु तैयार होता है जो मानव इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा कोरल नहीं है? पेन्नेट्यूला, ऑक्यूलस, ट्यूबिपोरा, साइनिया। देखिए यहां पर साइनिया जो है कोरल नहीं है, यह एक सीलेट्रेंट्रा संघ का जीव है। यानी कि जो आपने सीलेट्रेंट्रा संघ पढ़ा होगा समुद्री जीवों के, तो उसी संघ का ये जीव है। और बाद बाकी ये पिन्नेट्यूला, ऑक्यूलस, ट्यूबिपोरा ये सभी कोरल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किन पौधों से लौंग प्राप्त होता है? यूजीनिया ग्लोब्यूलस, यूजीनिया एरोमेटिका, यूजीनिया जंबोलाना, यूजीनिया रोस्ट्रेटा। देखिए लौंग मुख्यतः यूजीनिया एरोमेटिका या साइजिजियम एरोमेटिकम नामक पौधों की पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी वाला, यानी यूजीनिया एरोमेटिका। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।